में पूरे समाज को बांटा है। अभी तक का जो भी इतिहास है, जो वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है, ठीक है, तो उस इतिहास में उन्होंने जो दिया है, तो पहला पहला है आदि साम्यवादी युग, दूसरा है दास युग, तीसरा है आपको तीसरा हो गया हाँ पूंजीवादी सामंतवादी युग, और चौथा है पूंजीवादी युग, और पांचवा हम कह सकते हैं समाजवादी व्यवस्था, और उसके बाद जो है साम्यवादी व्यवस्था है। यह जो है आपको माने ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो है पीरियड है, इसमें माने पूरा वर्गों में बांटा गया है। तो उसको समझने से मतलब ये हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में हमने बताया। इसमें इससे पहले हमको समझ लेना कि भौतिकवाद का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, उसके बाद हम अगर इतिहास को समझेंगे, इतिहास की परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या है समझिए। इसमें जनरली लोग अब डार्विन के सिद्धांत के पहले तक और जो मार्क्स के विचार थे उससे पहले तक यह विचार प्रचलित ही था कि पूरी दुनिया का जो निर्माण है वो किसने किया है, तो ईश्वर ने किया। ठीक है, मनुष्य को किसने बनाया, तो ईश्वर ने बनाया है। पूरे प्राणी जगत जितना भी कुछ बना हुआ सब ईश्वर ने के द्वारा रचित है, यही सिद्धांत प्रचलित था। तो इस सिद्धांत को जो है उलट करके जो है कार्ल मार्क्स ने इसको जो है बताया कि नहीं, कोई ईश्वर जो है पूरी दुनिया का निर्माता नहीं है, मनुष्य का निर्माता नहीं है। ठीक है, इस पूरी दुनिया का जो निर्माण की के बारे में जो बताया जाता है वह जो है वह बिल्कुल गलत है, वह सही नहीं है। पूरी दुनिया का निर्माता कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि दुनिया जो है स्वतः संचालित है। ये पूरी दुनिया जो है वो स्वतः संचालित है। और आजकल तो अब बहुत सारा बिग बैंग की थ्योरी आ गया है कि एक छोटे से विस्फोट से दुनिया धीरे धीरे लगातार फैलती चली गई और बढ़ते चला जा रहा है। तो उन्होंने पहली बात यही कहा कि दुनिया तो फिर मान लीजिए अगर ईश्वर नहीं संचालित कर रहा है तो दुनिया चल कैसे रही है ना, कैसे चल रही है दुनिया, एक सवाल है। तो इसी सवाल को जो है मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में बताया कि दुनिया जो है तीन नियमों से संचालित हो रही है। इस दुनिया में पहली बात है कि पूरी दुनिया जो है गतिशील है। पूरी दुनिया में मनुष्य भी गतिशील है, मनुष्य भी हमारे अंदर भी का जो सेल भी है वह सेल भी गतिशील है। छोटे से छोटा पदार्थ और बड़े से बड़ा पदार्थ भी जो है क्या है, वो गतिशील है, गति है उसमें। ठीक है, और उस गति में क्या है, दो विरोधी तत्व हैं, दो विरोधी फोर्स लगे हुए हैं जो एक दूसरे को काटना चाह रहे हैं। ठीक है, और उस विरोधी फोर्स की संघर्ष चल रहा है, दो विरोधी फोर्स में निगेशन टू निगेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, निषेध का निषेध हो रहा है, और उस दो विरोधी तत्वों के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसी संघर्ष से फिर नया तत्व पैदा होता है, नई रचनाएं पैदा होती है, नई चीज पैदा होता है। इसको उदाहरण से समझा जाए बहुत अच्छे तरीके से कि एक चना है। ठीक है, तो एक चना है, तो हम चना एक क्या है, एक थीसिस है, एक वाद है, एक वस्तु है। अगर हम उसको पानी में डाल दिए तो अब क्या होगा, उसका एंटीथीसिस तैयार होना होगा। अब उसमें उसका जो है विरोधी तत्व जो है अब पानी है, जो उसको क्या करेगा, उसके अणुओं को तोड़ना शुरू करेगा, फुलाना, है ना। इसलिए देखते हैं कि चना अगर 2 घंटे पानी में रह गया, 3 घंटे पानी में रह गया तो वो फूल जाता है। फूलने का मतलब क्या है कि उसके अणु टूट गए, उसके बिखर गए, उसके अंदर ही उसका अणु ढीला हो गया। ठीक है, और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि उस चने से अंकुरन पैदा हो गया, मतलब वो एक नया पौधे के रूप में वह विकसित होना शुरू हुआ। तो अब जो है इसका नया स्वरूप पैदा हो गया, इसका नया चीज आ गया इसमें। तो इस ढंग से क्या हो गया, अब नया चीज आ गया। तो यही था कि इसको वाद विवाद और संवाद कहा गया। ये हेगेल की ही थ्योरी थी, लेकिन इसको मार्क्स ने भी इसको अपनाया, इस थ्योरी को। लेकिन उनका भाववादी सोच था और इनका भौतिकवादी सोच हुआ। ठीक है, तो उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, मतलब ये जो है वाद विवाद और संवाद
थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस से चीजें गतिशील है, दुनिया इसी से चल रही है। पानी जो है एक बात है, अगर हम उसको हीट करेंगे, उसको आग देंगे तो उसका एंटीथीसिस पैदा होगा, और उससे आग से वो एंटीथीसिस हो गया, मैंने अब उसके अणु को, पानी के अणु को तोड़ना शुरू करेगा, और एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि वह क्या होगा, वो बदल जाएगा, वो भाप में बदल जाएगा, तो उसका रूपे चेंज हो गया। तो ये प्रक्रिया जो है प्रकृति में भी घटित होती है, समाज में भी घटित होती है, और हमारे भौतिक जगत में भी घटित होती है। हमारे अंदर ही देखिए कि जैसे हम एक समय ईश्वर को मानते थे, हमारे अंदर ईश्वर, चूंकि बचपन से हम जिस समाज में रहते हैं, तो मुस्लिम का बेटा मुस्लिम, हिंदू का बेटा हिंदू, और ईसाई का बेटा ईसाई बन जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन से उसको वह संस्कार मिला हुआ होता है। हम लोग को भी यही बात था। लेकिन मान लीजिए हम ईश्वरवादी थे, हम ईश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन जब मुझे फिर ईश्वर के विरोध में कोई बातें पढ़ने को मिल गई और मैंने फिर उस पर चिंतन किया, मैंने फिर जो ईश्वर के विरोधी जो लोग थे उनको भी पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते मुझे ये समझ में फिर आया कि नहीं, ईश्वर तो वास्तव में नहीं। मैं संतुष्ट हो गया उस विचार से, जो एंटीथीसिस का विचार था उससे मैं संतुष्ट हो गया। तो क्या हुआ, अब मैं नास्तिक बन गया, मतलब अब ईश्वर पर मेरा भरोसा ही उठ गया। तो अब क्या हुआ, एक नया परिवर्तन हुआ, नई चीजें मेरे अंदर विकसित हो गई। तो यह प्रक्रिया मानव जगत, मानवीय शरीर में भी है ना, भौतिक जगत में भी, और हमारे समाज का जो इतिहास है, बदलने का जो समाज का इतिहास है, उसमें भी काम करता है। मैं ऐतिहासिक भौतिकवाद पर जब बात करूंगा तो समाज में कैसे डायलेक्टिक्स है, समाज में कैसे द्वंद्वात्मक सिद्धांत काम करता है, यह भी मैं बताऊंगा। इसलिए मार्क्स के भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक कहा गया, क्योंकि द्वंद्व है यहाँ पर, है ना, दो द्वंद्वों से विकसित होता है समाज। ईश्वर से नहीं विकसित होता है। एक चावल के टुकड़ों को हम नाली में फेंक देते हैं, उसमें से कीड़े पैदा हो जाते हैं, वो एक जीवन पैदा हो जाता है। लोग कहता है कि मैंने बच्चा कैसे पैदा होता है, अगर बच्चा तो भगवान की देन है, कैसे पैदा होता है? तो बच्चा भगवान की देन नहीं मान सकते हैं ना, क्योंकि दो पुरुष, माने एक स्त्री एक पुरुष के बीच के जो द्वंद्व है, और उनके अणु और शुक्राणु, ये जो मिलते हैं और उनके मिलने से जो तीसरी चीज पैदा होती है, उससे धीरे धीरे बच्चा का निर्माण होता है। वह जो एक भौतिक कंडीशन पैदा होता है, उससे बच्चे का निर्माण होता है। तो बच्चे के निर्माता कोई भगवान नहीं हुए, बल्कि वह माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु हुए, जिसके कारण जो है उनके संयोग से जो एक नए सृष्टि का निर्माण हुआ। ऐसे ही तमाम जगत में जो है चीजें पैदा हो रही हैं, उस ढंग से हो रही है। तो यह है उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, कि दुनिया इसी ढंग से संचालित हो रही है, इसको कोई ईश्वर जो है संचालित नहीं कर रहा है। यह जो है मार्क्स ने अपनी बात स्पष्ट कही इसमें। अब हम समझते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत बहुत शॉर्ट में हुआ, ऐसे लंबा चौड़ा, इस पर लंबी चौड़ी अलग से व्याख्यान, इस पर एक व्याख्यान ही हो जाएगा, लेकिन समय के अभाव में मैं बस शॉर्ट में मैंने अपनी बात रखी है इसमें पर। दूसरा है द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, जिसमें मैंने कहा कि ये 6 चरण हुए मैंने समाज का: आदिम साम्यवाद, दास युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी व्यवस्था, फिर समाजवादी व्यवस्था, उसके बाद साम्यवादी व्यवस्था, ये आएगा। अब इसको समझिए। मार्क्स ने कहा कि शुरुआती जब प्रकृति बनी, ठीक है, शुरुआती जीव जब धरती पर आए, सबसे पहले तो हम मानते हैं कि जलीय जीव आए, जल में पैदा होने वाले जीव आए, एक कोशिकीय जीव आए, एक कोशिकीय जीव जल में पैदा हुए, जल से फिर धीरे धीरे क्या हुआ, स्थल में पेड़ पौधे विकसित होते चले गए, और पेड़ पौधों से फिर कुछ जानवर भी जो ऐसे पैदा हुए जो जल में भी रह सकते थे और धरती पर भी रहने में सक्षम हो गए। वो अनुकूलित होते चले गए, वातावरण के अनुसार अनुकूलित होता चला गया। हम देखते हैं कि शरीर हमारा जो है वातावरण के अनुसार अपने को ढालता भी है, ठीक है, तो वो ऐसा ही होता चला गया। तो ये फिर धीरे धीरे मैंने जीवों का क्रमिक विकास होता चला गया, और हम लोग एक सरीसृप जीव से जो है धीरे धीरे विकसित होते चले गए। रीढ़ की हड्डी वाला जीव और बच्चे पैदा करने वाला जो जीव होता है, उस जीव से हमारा जो है डेवलपमेंट हुआ, और फिर बंदर की प्रजातियां पैदा हुई, और बंदर से फिर धीरे धीरे जो है बंदर जो अभी पाया जा रहा है वही उसी बंदर से हम नहीं बने हैं, उसकी वो अलग अलग शाखाएं हैं, एक पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। इसलिए हम लोग चिंपांजी, हमारा सबसे निकट का जो साथी है वो चिंपांजी है, तो हम लोग चिंपांजी के नज़दीक जो है पाए जाने वाले जीव हैं। तो
हम कह सकते हैं कि मतलब इस रूप में हमारा विकास हुआ। तो जो सबसे जंगली युग था, जिसमें मानव इतना विकसित नहीं था, जंगल में रहता था, कंदमूल खाता था, तो वह जो सभ्यता था जिसमें, तो उसको आदिम साम्यवादी युग कहा गया, जहां पर न परिवार का कॉन्सेप्ट था, न कोई राज्य था, ऐसे ही थे, जंगल में ही रहते थे, वहां कोई पारिवारिक संबंध भी नहीं थे, माँ बहन पिता, यहाँ पर कोई ऐसे रिलेशन भी नहीं थे। समूह था, दो समूह में आपस में लोग रहते थे, और सेक्स भी उसी रूप में करते थे, सामूहिक होता था। धीरे धीरे एक परिवार का भी मैंने इतिहास बनता चला गया। एंगल्स की किताब पर जब हम लोग बात करेंगे कभी, तो परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर एंगल्स की बहुत अच्छी रचना है, उस पर हम लोग बात करेंगे कभी, तो उस पर हम लोग क्लियर रखेंगे इसमें। तो इस पर जो है बात उन्होंने मतलब इस ढंग से आदिम साम्यवाद था, जहां पर मार्क्स ने कहा कि यहाँ पर क्लास स्ट्रगल नहीं है, माने दो वर्ग नहीं है, वहां एक समूह है, और समूह में यह है कि जो ताकतवर है वो जानवर को पहले खा ले रहा है, और जो ताकतवर कम है वह जानवर को बाद में खा रहा है। लेकिन बचाने का कॉन्सेप्ट जो है वहां पर नहीं था। बचाने का कॉन्सेप्ट कहां से आया, कब आया? तो जब खेती का आविष्कार हो गया, और खेती के आविष्कार के बाद जब मनुष्य स्थायी रहने लग गया और उत्पादन जब बढ़ गया, तो उसके बाद से जो है समाज में वर्ग पैदा हुआ। इससे पहले साम्यवादी व्यवस्था थी जहां पर वर्ग नहीं है, जहां पर सब लोग मार रहे हैं, मिल करके जानवर का शिकार कर रहे हैं, मिल करके खा भी रहे हैं। बस इतना ही फर्क है कि जो ताकतवर है वो पहले खा रहा है। यहाँ है, हम कह सकते हैं कि वहां पर है ताकत वाला पहले खा रहा है, लेकिन वो बचा के नहीं रख रहा है, बल्कि और लोग को भी खा रहा है, और सामूहिक उसको जरूरत है उसके लिए। तो इस चीज को समझने की जरूरत है इसमें, ठीक है। तो अभी